तो दोस्तों एक बार फिर मौजूद हैं हम ओखला में और मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबसे पहले तैयब साहब का, जिन्होंने हमें अपने रेस्टोरेंट में जगह दी है, जिनका रेस्टोरेंट का नाम है हेल्दी एंड हैबिट कैफ़े एंड रेस्टोरेंट है ये। और आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं, मेरे साथ एडवोकेट अता खान साहब मौजूद हैं। ओखला में बहुत लोग जानते हैं, खुले मंच पर जो कैंडिडेट हैं उनसे बात भी की है तो बहुत लोग इनके नाम से वक्फियत रखते हैं। आप एनजीओज़ के जो लीगल कंसल्टेंट भी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। चर्चा करेंगे जो चुनाव एमसीडी के चल रहे हैं, उस पे चर्चा होगी, बात होगी कि आखिर जिस तरह से इलेक्शन करीब आए हैं और काउंसलर जितने भी दिल्ली एमसीडी चुनाव में हैं, तो उनकी सैलरी क्या होती है, उनके काम क्या होते हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं और जनता को उनसे किस तरह से काम कराना चाहिए। अतः भाई, सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें वो उठाते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं और जो कुछ लिखते हैं बेबाकी से लिखते हैं और जो कुछ बोलते हैं बेबाकी से बोलते हैं। तो अतः भाई, एफएम टॉक पे आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब काउंसलर के इलेक्शन चल रहे हैं, एमसीडी की बात हो रही है, तो मैं सबसे पहले जानने की कोशिश करूंगा कि आवाम को किस तरह से हैंडल करना चाहिए काउंसलर को और किस तरह से उससे काम निकालने चाहिए। देखिए, आपका सवाल ये है कि आवाम को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, किस तरीके का काम निकालना चाहिए। अफसोस और परेशानी की बात यह है कि आवाम काम निकलवाती नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि कोई भी नेता जो जीत के आता है वो काम करने के लिए जीत के नहीं आता है, ना इलेक्शन में खड़ा होता है कि मैं जीतूंगा, काम करने के लिए जीतूंगा। उससे काम कराना जो है आवाम का काम होता है। अगर वो जिन इलाकों में काम अगर हो रहा है तो वहाँ की आवाम बेदार है। इस इलाके की अगर आप ओखला में, यूँ कि मैं ओखला के उस पे ज़्यादा बोलता हूँ, लिखता हूँ मुद्दों पे, तो ओखला की बात करें तो ओखला की आवाम में वो बेदारी नहीं है कि जो नुमाइंदे हैं उनसे काम करवाया जाए, उनसे सवाल करवाया जाए, उनसे काम करवाया जाए। उनसे काम नहीं करवाते, इसलिए ख़ास तौर से मुसलमान इलाकों के अंदर, ओखला के अंदर आप जो है हालात बदतर देखते हैं, बद से बदतर होते हुए देखते हैं आप हालात। तो आवाम को काम करवाना चाहिए, उनसे सवाल करना चाहिए और आवाम को भी ये पता होना चाहिए कि जो नुमाइंदा है, एमएलए है, तो उसके क्या काम है, क्या ज़िम्मेदारी हैं। काउंसलर जो है, पार्षद जो है, उसकी क्या ज़िम्मेदारी हैं, हम इनसे क्या काम ले सकते हैं। अतः भाई, हम एक चीज़ लगातार इलेक्शन में देख रहे हैं कि कूड़े के मुद्दे को लेकर बहुत बातें की जा रही हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं वो कूड़े को लेकर कह रहे हैं और लगातार उसका जो इल्ज़ाम है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पे ब्लेम किया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की है एमसीडी में। तो लगातार इस तरह के इल्ज़ाम लगाने, या इसका क्या अल्टरनेट है, किस तरह से इसको कूड़े को ख़त्म किया जा सकता है। हर आदमी एक काउंसलर जो पिछला 5 साल करके चला जाता है, आपने इंटरव्यू भी किया था 2017 में, किसी का मैं नाम यहाँ नहीं लूंगा, तो उन्होंने भी उनको बुरा भला कह के आप सत्ता में आ गए, लेकिन आप काउंसलर बन गए, काम नहीं करा पाए। तो क्या अल्टरनेट है, किस तरह से हम इस कूड़े का एक रास्ता निकाल सकते हैं या इधर के जो काउंसलर है वो निकाल सकते हैं। देखिए, अफ़सोस की बात ये है कि ये वो इलाक़ा है जहाँ पे एक बड़ी तादाद मुसलमानों की रहती है। बिल्कुल। यहाँ पे कहा जाता है, और हकीकत बात भी है, पढ़े लिखे मुसलमान अक्सरियत में यहाँ रहते हैं। यहाँ पे इतना बड़ा तालीमी इदारा, यूनिवर्सिटी, जामिया, जो वर्ल्ड की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में, इंडिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। एक वो यूनिवर्सिटी जो हिंदुस्तान की और दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है, एक वो यूनिवर्सिटी है। और एक उसके आसपास का इलाक़ा, जो अगर आप जो जामिया नगर इलाक़ा है, कि अगर आप पूरे हिंदुस्तान के एमसीडीज़ की रैंकिंग की बात करें तो शायद सबसे नीचे आता जी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़े अफ़सोस की और शर्म की बात है हमारे लिए। जी। तो यहाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस इलाके के अंदर कूड़े का, गंदगी का ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो लोग कहते तो हैं कि बहुत गंदगी है, एक जगह कूड़े के पहाड़ बना रखें, दूसरी जगह अस्पताल के सामने बना रखें, होना चाहिए। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि आवाम बेदार नहीं है, आवाम सवाल नहीं करती। अब आप देखेंगे, आपकी तो नज़र, आप बहुत पैनी नज़र होती है, आप इलाके में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, नेताओं को भी आप देख रहे होंगे मिल रहे हैं। अब नेताओं से लोग मिल रहे हैं तो उनको एक बाइसे बरकत और मुअज़्ज़ज़ तरीके से मिल रहे हैं कि पता नहीं कौन आ गया। ये नहीं कि नेता आ रहा है तो उससे सवाल करें कि भाई, आपने अगर आप विपक्ष में थे तो आपने यहाँ के साफ सफाई के लिए, कूड़े के लिए, कूड़ा घर के लिए आपने क्या सवाल किए। जो सत्ता में थे उनके पीछे पड़ के क्या काम करवाया, और जो सत्ता में थे, जिनको 5 साल पहले 2017 में मौका दिया था, उनसे भी सवाल करें। लेकिन आवाम ऐसी है हमारी कि आवाम जो है उनसे झुक-झुक के मिल रही है, उनसे सवाल नहीं कर रही, जबकि ये वक़्त सवाल करने का है। मुझे बड़ा अफ़सोस होता है इस बात का कि नुमाइंदे जो हम चुन के, एक तरीके से हम एम्प्लॉयी रखते हैं, ये काम करेगा। काउंसलर की तो ख़ैर कोई ऐसी सैलरी वैली नहीं होती, एमएलए की तो सैलरी भी होती है, वो एक तरीके से एम्प्लॉयी है।
हम उस एम्प्लॉई को तो इतना इज्जत देते हैं, उसे बाइस बरकत तो पता नहीं मोअज़्ज़िज़ समझते हैं, और वहीं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब इमाम होते हैं उसको हम मस्जिद का इमाम होता है उसे नौकर समझते हैं। तो ये जो हमारी सोच है उसकी वजह से हमारे हालात नहीं बदल पाते, चाहे वो कूड़ा हो, चाहे और माशरे के हालात हों, चाहे वो एजुकेशन के हालात हों, अखलाकी हालात हों, वो हमारी सोच की वजह से नहीं बदल पाते। अच्छा, सवाल में एक चीज़ मैंने ये मेंशन की थी क्योंकि एमसीडी में बीजेपी है और आम आदमी पार्टी एक टैगलाइन लगाती है कि एमसीडी में भी केजरीवाल। केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं उनको बहुत बार गिनाया जाता है कि एजुकेशन पे काम किया है, बिजली फ्री की है, बहुत सारी चीज़ें उनकी गिनाई जाती हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कितना ठीक है आम आदमी पार्टी को इस पे ब्लेम देना कि दिल्ली में जो कूड़ा या इस तरह की जो सीवर की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कितना ये कितने परसेंट सही है कि हम आम आदमी पार्टी को ब्लेम दे सकते हैं, जैसे इस सीट पे लगातार कूड़े का जिक्र हो रहा है। ये आप सही कह रहे हैं। केजरीवाल जी ने कुछ अच्छे काम एजुकेशन पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ अच्छे काम किए हैं, और जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है, नई पार्टी की गवर्नमेंट आती है, तो कुछ अच्छे काम ज़रूर करती है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट, चाहे बीजेपी की आएगी, चाहे शीला दीक्षित की आएगी, कोई भी, वो कुछ काम करती है, अच्छे काम भी करती है, कुछ काम नहीं करती है, कुछ काम गलत भी करती है। तीनों वही केजरीवाल जी के साथ भी है। बात की एमसीडी में आम आदमी पार्टी नहीं है, उनके हाथ में एमसीडी कंट्रोल में नहीं है, बीजेपी के हाथ में, इसलिए ये हालात है। मैं इससे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। देखिए, ये जो काउंसलर जो होता है ना, बहुत छोटा से इलाके का बहुत छोटा सा वो होता है, बहुत कम जिम्मेदारियों के साथ होता है। अगर जो आपने नुमाइंदा चुना है, अगर उसके अंदर कुछ चीज़ बदलने की फ़िक्र है, इलाके को लेके कुछ फ़िक्र है, उसके अंदर जज़्बा है, हौसला है, अपने लोगों के लिए तड़प है कि इलाका मेरा बदल जाए, तो वो अगर कोशिशें करे, तो बहुत से ऐसे रास्ते हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हालात बदले जा सकते हैं, चाहे वो साफ़-सफ़ाई के हों, चाहे कूड़े के हों। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब कुछ समाज सेवक लोग, कुछ सोशल एक्टिविस्ट जब किसी कोई मुहिम चलाते हैं, मान लीजिए साफ़-सफ़ाई की मुहिम चलाते हैं, अगर वो कॉल देते हैं लोगों को, तो बहुत कम लोग आते हैं। लेकिन जब एक चुना हुआ नुमाइंदा किसी एग्जैक्टली। को कॉल देता है, तो लोग उसके पीछे आते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्वच्छता अभियान की कॉल दी। आज से बहुत साल पहले, 5-6 साल पहले स्वच्छता अभियान की कॉल दी। अब माने या ना माने, लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ा है। इनफैक्ट बर्तन बजाने का भी पड़ा था, उन्होंने बर्तन हाँ, बजाने को कहा तो लोगों ने वही बर्तन भी मैं बजाए। आपको बता रहा हूँ, जब एक बड़ा नुमाइंदा जिसको आप चुनते हैं, वो कोई भी कॉल देता है, चाहे आप बर्तन बजाने, थाली बजाने की बात करें, चाहे स्वच्छता अभियान की बात करें, तो इम्पैक्ट पड़ा है। वैसे ही इस इलाके के जो नुमाइंदे हैं, अगर वो मान लीजिए आप साफ़ सफाई की बार बार मुझसे बात कर रहे हैं, और लोग साफ़ सफाई और गंदगी की इस इलाके में बात करते हैं, इसलिए मैं उसको कह रहा हूँ। अगर ये नुमाइंदे, मान लीजिए पिछले पार्षद जो है वाजिद खान साहब जो थे, अगर वो कोई ऐसी मुहिम चलाते, लोगों को अपने साथ जोड़ते, लोगों को अवेयर करते, क्योंकि सिर्फ अथॉरिटीज़ ही की प्रॉब्लम नहीं है, लोगों की भी प्रॉब्लम है। उन्होंने 80 लाख के फ्लैट में रह रहे हैं, लेकिन कूड़े वाले को 150 रुपये देने को तैयार नहीं है। पन्नी बांधी और उसने जो है सड़क के कोने पे या किसी कार के नीचे डाल दिया। ये भी हमारे अंदर भी बहुत बड़ी बीमारी, जबकि इस इलाके में जो अक्सरियत में जो लोग रहते हैं वो मुसलमान हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि सफाई पाकी आधा ईमान है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो गलती लोगों की भी, लेकिन सबसे बड़ी गलती मैं नुमाइंदों की मानता हूँ कि अगर वो चाहें तो यहाँ पे हालात बदल सकते हैं। अब आपको एग्जाम्पल दिया, आप कह रहे हैं, कूड़ा सब गलियों में झाड़ू नहीं दिल पाती, क्यों? उसका जवाब वही देंगे कि अनऑथराइज है, यहाँ पे हमें सैनिटेशन वर्कर, सफाई कर्मचारी कम मिलते हैं। ठीक है, लेकिन हर गली के घरों से कूड़ा उठता है, वेस्ट वर्कर हैं जो प्राइवेट है, उनको लोग पैसे देते हैं। अगर यहाँ के नुमाइंदे चाहें तो उनको अपने साथ जोड़ें। जैसे मान लीजिए कोई फ्लैट वाले से 120 रुपये ले रहे, उनके 20 रुपये और बढ़वा दें, और उनकी जिम्मेदारी दे दें कि तुम इन गलियों से, 2 गलियों से अगर कूड़ा उठा रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हें झाड़ू भी देना है। ये काम नुमाइंदा करवा सकता है, ये सोशल एक्टिविस्ट या और लोग नहीं ये काम करवा सकते। तो ये हालात बदले जा सकते हैं। अतः भाई मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, पता नहीं आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। हॉट सीट है ओखला की, 188 भी 189 भी, लेकिन मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, इसमें कितना इत्तेफाक रखते हैं कि विधायक समझता है कि ये काउंसलर का मतलब हक है कि वो कूड़ा साफ कराए, काउंसलर सोचता है कि विधायक के काम है कि वो कराए, तो एग्जैक्टली इसमें है क्या? देखिए, ये सब सोचने और नहीं सोचने का मसला और ये सवाल इसलिए पैदा होता है कि जब आप पार्टियों के नुमाइंदे चुनते हैं, जी।
तो वो ये सब करते हैं कि उसका काम है, इसका काम है। जब आप आवाम के नुमाइंदे चुनते हैं तो ये बात नहीं होती, उसके अंदर फ़िक्र होती है कि मैं आवाम का लीडर हूँ, आवाम का हम चाहे वो किसी भी पार्टी के टिकट दिया हुआ को हम जिताते हैं, वो पार्टी के लीडर्स हैं, पार्टी के लोग हैं। वो एक लफ्ज़ भी और एक काम भी पार्टी के लाइन से अलग नहीं कर सकते। वो आवाम के लोग नहीं हैं। मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँ आपको, मुझे ना नाम लेने में ना उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। अब आप हमारे वाजिद खान साहब को आप देख लीजिए, जो आम आदमी पार्टी से यहाँ पे पार्षद रहे। एक आप मुझे चाहे CNRC हो, शाहीन बाग प्रोटेस्ट हो, जमुना पार्क के दंगे हों, तबलीग जमात, एक लफ्ज़ उन्होंने बोला हो, एक लफ्ज़। अब तो क्यों? क्योंकि पार्टी की लाइन नहीं थी वो, इसलिए उन्होंने नहीं बोला। क्योंकि ये पार्टी के लीडर हैं, इसीलिए ये चाहते हैं पार्टी से टिकट मिले और हमारी जीत आसान हो जाए, हमें मेहनत ज़्यादा नहीं करना पड़े। और ये क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि आवाम ऐसे ही वोट देती कि इस पार्टी की हवा चल रही है, तो हम इस पार्टी को वोट दे दें, जिता दें। इसलिए वो नेता भी सोचे वाइसे वर्सा है कि आवाम भी वैसी वो एक हदीस है ना, अमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे अमाल वैसा तुम्हारा हाकिम। तो जैसे हम सोच होगी वैसे हाकिम होगा। वो है ना कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, तू जब नाराज़ होता है तो उसकी निशानियाँ क्या हैं? तो अल्लाह ने 3 निशानियाँ बताई, उसमें से एक निशानी ये थी कि जब मैं नाराज़ होता हूँ तो अहमकों, बेवकूफ़ों, नाअहलों को तुम्हारी हुकूमत दे देता हूँ। तो वो आप समझ लीजिए, तो नाराज़ हम हमारी हरकतों की वजह नाराज़ हैं, तो अहमकों, बेवकूफ़ों, नाअहलों को हुकूमत दे दी मतलब जाती है। मुसल्लत कर दिया जाता है। अता भाई एक चीज़ और है, आपने एक चीज़ और देखी होगी, शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट है, उसको लगातार जो है काउंसलर के इलेक्शन में जो है उसको लगातार उठाया जा रहा है। और ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि कहीं न कहीं केजरीवाल जो थे उसपे वोकल ज़्यादा थे नहीं और उसमें इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था उनका। तो इस चीज़ को कहाँ तक इसका इम्पैक्ट आप इस इलेक्शन पे देखते हैं कि अगर केजरीवाल इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए या अमानतुल्लाह इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए या आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट या नुमाइंदा इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे? देखिए, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हाँ, इस जामिया का प्रोटेस्ट और शाहीन बाग का प्रोटेस्ट एक बड़ा प्रोटेस्ट था जो दुनिया में जाना जाता है। दुनिया पहचानी शाहीन बाग को उस प्रोटेस्ट की वजह से, और पूरा शाहीन बाग, पूरा ओखला के लोग उसमें लगे थे। उसमें बड़ी परेशानियाँ औरतों ने उठाई और बहुत उस वक़्त कुर्बानियाँ दी। वो प्रोटेस्ट कैसे चल रहा था वो एक अलग डिबेट का वो है, लेकिन उसमें हाँ, कुर्बानियाँ दी। और हाँ, लोग सवाल ये करते हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग, ख़ास तौर से जो यहाँ के नुमाइंदे थे, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था। ख़ास तौर से ये काउंसलर के इलेक्शन, और काउंसलर का इलेक्शन बिलॉन्ग्स टू वाजिद खां वो थे। तो इसलिए उनके भी पार्टिसिपेशन पे लोग सवाल करते हैं कि बिल्कुल गायब थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ से उनको ज़िम्मेदारी दी गई थी कि उस प्रोटेस्ट को किसी सूरत से उनको समझा के या जैसे भी करके उसको हटा दिया जाए, ये भी बात करते हैं। तो हाँ, जब आप पब्लिक होती है तो उसके कुछ परसेंटेज पब्लिक के लिए कुछ और मुद्दा होता है, किसी के लिए ये होगा कि भाई शाहीन बाग प्रोटेस्ट था, ये आम आदमी पार्टी और वाजिद खां गायब रहे। कुछ के लिए कूड़ा होगा, कुछ के लिए तबलीगी जमात होगा, कुछ के लिए केजरीवाल की नीतियाँ जो आजकल की वो होंगी। तो ये अलग-अलग मुद्दे लोगों के लिए हो सकते हैं उसमें। अच्छा भाई एक लास्ट सवाल, आप एक मैसेज कोई कन्वे करना चाहते हो ओखला की आवाम के लिए? देखिए, ओखला की आवाम के लिए मैसेज सबसे बड़ा यही है, जो मैंने पहले भी कहा था कि नेता जो आप चुनते हैं, वो काम करवाने के लिए चुनते हैं। वो इसलिए नहीं है कि आप उनको बहुत से हार फूल पहनाएँ, जब वो आपकी गली में दिख जाएँ तो अपनी कमर को थोड़ा-सा आप 45 डिग्री मोड़ के उनको सलाम करें, वो इसलिए नहीं है। वो इसलिए है कि उनसे काम करवाए जाएँ। और दूसरी बात ये है कि आप ये देखते हुए वोट ना करें कि इसकी हवा चल रही, किसने झंडे, बैनर ज़्यादा लगाए हैं। अगर कोई 25-30 लाख रुपए XYZ किसी को भी दे दिए जाएँ, वो खर्च कर दे, उसकी हवा दिखने लगी झंडे, बैनरों और लोगों से, तो ये देखें कि जो है हमारे इलाके के हालात क्या हैं और जिनको हमने पहले ज़िम्मेदारी दी थी, उन्होंने क्या किया। एक्चुअल में सोचें, क्या मेरी गली में वो झाड़ू दिलवाता था वो? क्या यहाँ पे जो कूड़े का मसला है वो ख़त्म कर दिया था? क्या सफाई के लिए कुछ मुहिमें चलाईं? क्या इलाके में प्लांटेशन किया? क्या जब हमें ज़रूरत पड़ी, जब मुसीबत आई तो वो उस पे किया? ये जो ओखला के अंदर धूल बहुत ज़्यादा है।
दिल्ली में तो शायद कहा जाता है नवंबर दिसंबर में पोल्यूशन होता है, मेरे ख्याल से जितना दिल्ली का पोल्यूशन कुछ महीने होते हैं उसमें वो किया जाता है, ओखला में तो 12 महीने उतना रहता होगा, इतनी धूल है। वो कम करी कि नहीं की, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक तो हमारे हमारे बच्चों की सेहत पे असर करती हैं, और दूसरे सबसे बड़ी बात, ये मुसलमानों का इलाका है, जब गैर हमारे इलाके में आता है तो हमारे हमारे दीन पे क्या वो सोच के तासुर लेके जाता होगा, सोच के जाता होगा कि इनका मज़हब इस्लाम कैसा है, इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बड़ी बातें करते हैं कि ये उन्होंने सिखाया, तो ये खुद कैसे हैं, इनके इलाके कैसे हैं गंदे। तो नुमाइंदों से भी काम लें और खुद भी जो है इलाके की फ़िक्र करें, ये नहीं कि कूड़ा इधर-उधर डालें। तो ज़िम्मेदारी से और संजीदगी से चुनें और वोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया अता भाई। मैं आप तमाम को बता दूं कि अता भाई ने हदीस भी बयान की और कितनी बेबाकी से वो सारी बातें बताई जो हमने इनसे पूछी थी, और ये बताया कि किसको किस तरह से चुनना है जो आपके काम आ सकता है। बहुत सारी बातें हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हेल्दी एंड हैबिट कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, ये अबू फजल 4 नंबर ठोकर पे है, जहाँ हम बैठ के ये एक इंटरव्यू कर रहे थे अता भाई का, जो हमने बात की है, जो काउंसलर की जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, जो हमने अता भाई से जानने की कोशिश की कि किस तरह से काउंसलर से काम कराना है। मैं एक बार फिर तैयब भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में हमें जगह दी ये इंटरव्यू करने के लिए।